नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम बीपीएससी प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के देखने के परिप्रेक्ष्य में प्राचीन इतिहास जो था उसको कल देख चुके थे। आज के लेक्चर में हम मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन सा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गुलाम वंश का प्रथम शासक था। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी ने एक ताज के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की। उसके बाद अगला है कुरान पढ़ने वाला, तो जिस कारण वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में वह निशानपुर से गजनी लाया गया, जहाँ उसे घोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही घोरी ने ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर आखूर के पद पर प्रोन्नत किया। तो ये अमीर आखूर भी उसके समय पर था। यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। तो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर इसके बाद में घोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक घोरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। घोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियमपूर्वक 1208 में ऐबक को दास्ता मुक्त किया गया था, ठीक है। तो इसमें इसने जो सुल्तान था उसकी उपाधि धारण नहीं की थी, मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। पहला सुल्तान कौन है? तो इल्तुतमिश होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी तो कौन सी थी? लाहौर थी। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो मस्जिद एक है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाखों का दान करने वाले के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी। ऐबक को साहित्य के से अनुराग और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़ख्र के मुदब्बिर यानी कि हसन निजामी उसके समय में थे। फ़ख्र मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताजुल मासिर रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण कराया था। तो उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। तो कुतुब मीनार जो है इसी ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरी शुरुआत की थी और पूरा इसको इल्तुतमिश ने कराया है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया गया था? तो इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। इसके बाद में फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें कुछ काम पाया था। भारत में मोहम्मद घोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कौन था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक था। घोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता यानी कि अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। गौर के मोहम्मद घोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में हांसी अख्ता यानी कि इक्ता जो प्रांत होते थे उसकी बात की गई है, प्रांत प्रदान किया था। 1192 ईस्वी तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर घोरी ने उसे क्रमशः कोहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त किया है। वस्तुतः 1192-1206 ईस्वी तक उसने घोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजेत भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया था। अगला कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी था। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसको भी ध्वस्त इसी ने कराया था। तो मोहम्मद घोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में नालंदा में विक्रमशिला विहार को तहस-नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1202 से 3 इसके आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नादिया नाम से होना चाहिए था, नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। फिर बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तो कौन है? बी, तबकात-ए-नासरी जो मिन्हाजुद्दीन की पुस्तक है। ये भी देखो क्वेश्चन आया है। तबकात-उन-नासरी में बिहार पर हमले के तो मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है। फिर नालंदा विहार विध्वंस का किया था किसने? कि तो बख्तियार खिलजी ने किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया तो किसको? मलिक जानी को नियुक्त किया है। 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? तो ये कौन सा था? बलबन था।
बाइबल ने राजत्व सिद्धांत को ईश्वरीय सिद्धांत से प्रतिपादित किया था। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय से अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियाबत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्ले इलाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। निरंकुशता को बढ़ावा देने वाला यह सुल्तान पहला माना जाता है। फिर किसे दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की यानी कि कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो ये भी बलबन था। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत की दो मुख्यपूर्ण बातें बताई। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पर पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियामत खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। ये एक तरीके से निरंकुश शासक की बात करता है ये। अगला है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो अलाउद्दीन जो खिलजी था इसके बारे में कहा गया है। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसीलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने आपको यमीन उस खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमामिन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो जफर खां जो था इसकी मृत्यु हुई थी। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति थे। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह नाम था। पद्मिनी की कहानी पर आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी साहिबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना साहिबा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये था रामचंद्र देव था। देवगिरी यानी कि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन ने कई आक्रमण किए हैं। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने इस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी जो था। खालिसा भूमि सरकारी भूमि को कहा जाता था। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी कि राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशनें तथा वक्फ यानी कि धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराब द्वार प्रवेश बनाया गया है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया? तो ये फिरोज शाह जो तुगलक था, तुगलक काल में हुआ है। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण कराने का कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक के सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उसने उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लेते थे अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो ये
बी एक खैराती अस्पताल था। राज्य द्वारा संचालित जो अस्पताल था, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें कुशल हाकिम रखे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो कौन सा है? ये ऑप्शन सी फिरोज तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो डी फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे ज़्यादा थे। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगाह की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और इसमें दासों के लिए का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए एक हानिकारक सिद्ध हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो बी फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया है? तो सी ऑप्शन है, देवराय द्वितीय के समय में आया है। ये 62 से 62 बीपीएससी है, उस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन रहा था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उल सदाइन व नज्म उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो लोधी, सैयद और कौन सा है? तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो कौन सा है इसमें? तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी ने तुगलक वंश को शासन को कमज़ोर कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिजर खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार करने तो सैयद वंश स्थापित हुआ है उसके तैमूर के आक्रमण के बाद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा स्थित है? तो कौन सा था? वो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर बसाया था। 17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी नगर बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ की फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी। तो ये भी पूछा गया है, फरहंगे सिकंदरी सिकंदर जो लोदी था उसके समय का है। और इसके समय में गायन विद्या का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। अगला, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सी हरिहर और बुक्का जो थे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कब? तो 1336 से लेकर के 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा की गई है। राज्य की राजधानी हम्पी थी जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। स्थापना कब? तो 1336 ईस्वी में। किसने की? हरिहर और बुक्का। उस समय जो दिल्ली का सुल्तान था वो कौन? मोहम्मद बिन तुगलक था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। तो बी हरिहर द्वितीय था। इसने बहमनियों से गोवा छीना था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1407 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि देशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा छीनना था। वह शिव विरूपाक्ष का उपासक था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ए कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया था। वांगरंगल, कोंडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुबशाही सेना जो है पराजित हुई थी। इस तरीके से। अगला प्रश्न
विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो बी, भू राजस्व व्यवस्था थी। जो विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट यानी कि भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58वें यानी कि अस्थवन या अथवन कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो सी, हम्पी में मिलता है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष। हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। दीवान अर्ज विभाग संबंधित था किससे? रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवान आरिज मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है। तो आरिज मुमालिक जो होता था दीवान आरिज अथवा आरिज मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिज मुमालिक का विभाग ही दीवान अर्ज कहलाता था। इसकी स्थापना किसने? तो बलबन ने की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें छत्री घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये अलाउद्दीन हसन था। दक्कन के अमीरान शहादाह के विद्रोह के परिणामस्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू के नाम से 1347 ईस्वी से 1358 ईस्वी तक नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो इसकी राजधानी कौन सी थी? गुलबर्गा थी। ठीक है, गुलबर्गा को राजधानी बनाया। उसका नया नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों यानी कि अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदरबाद में ये भी अलग राज्य बने। प्रत्येक प्रांत का एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। तो इस तरीके से इसमें जो बहमनी साम्राज्य है उसकी स्थापना हुई। फिर है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा थी। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? तो ऑप्शन जो इसका डी होगा, यानी कि खराज हो गया, फिर उस्र और मुक्ताई, ये 3 तरीके के हैं। खुम्स जो होता था लूट का सामान होता था। खराज, उस्र और मुक्ताई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं, अपितु खुम्स लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 राजकोष में दिया और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो कौन सा था वो? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का एक 50% हिस्सा भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिससे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया था। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज का 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन जहाँ अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने सी को ऑप्शन माना था। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के संबंधित थे? तो सोहरावर्दी दिया है, ऋषि संप्रदाय, अगला है चिश्ती संप्रदाय। तो ये कौन सा था? ए वाला ऑप्शन जो सही है। भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय के शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से 1262 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रकनुद्दीन, अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? कौन था वो? ई ऑप्शन दे रहा है।
इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना था। जवाबित का संबंध किससे था? तो ए, राज्य कानून से। जवाबित का संबंध राज्य के कानून से संबंधित था। फिर सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो चांदी और तांबा का। तो टका चांदी का था। सल्तनत काल में टका चांदी, जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टका एवं जीतल का अनुपात 1:48 था। ये भी एक बार पूछा गया कितना अनुपात था। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी से कागज़ का प्रारंभ हुआ है। विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय से कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज़ का सबसे प्राचीन प्रमाण है। तबकात-ए-नासिरी का लेखक कौन है? तो मिन्हाज-उस-सिराज है। तबकात-ए-नासिरी मिन्हाज-उस-सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में बटा है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। इस पुस्तक में मोहम्मद घोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। यह तब है कि मिन्हाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता देखी गई थी। उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसके उनके भक्त समझते थे। मतलब जो स्थानीय भाषा थी उसी में प्रचार प्रसार किया इन्होंने। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। इसी कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो बी ऑप्शन इसका, अलाउद्दीन खिलजी से इन्होंने मना कर दिया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे किंतु वे कभी किसी भी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया किंतु यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया ने न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं। यदि सुल्तान एक और से द्वार से आएगा तो मैं दूसरे द्वार से बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। तो फिर अगला है 12 मासा की रचना किसने की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत, अकरावत तथा आखिरी कलाम में पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण। तो पद्मावत में ही 12 मासा का उल्लेख है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बी, उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को तो कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की थी। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी फिर भी उसकी सैन्य कुशलता यानी कि कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्णन किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। अगला है तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी जीवनी संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है। इसे तुजुक बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। तो मुगल साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी लेकिन जो तुजुक बाबरी है ये तुर्की भाषा में लिखी गई। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो ये 1532 ईस्वी में किया है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया है। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया है? तो बी ऑप्शन, हाजी बेगम ने कराया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास यानी कि ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। तो भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा हुमायूं का मकबरा है। इस मकबरे के
पढ़ता एक बाग की रचना हुई थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम है। हाँ, सी ऑप्शन इसका सही। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रलयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से आदेश दिया था कि बाबर व हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन सही है। देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध। तो हुमायूं द्वारा 4 लड़े गए प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। 1531 में उसने गोमती नदी के तट पर स्थित दौराह यानी कि देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था, तो सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध को विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो कौन सा था? शेरशाह सूरी था इसने। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, सिक्का चलवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध 1545 में हुआ था, के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खां थे हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापा मार युद्ध का सहारा लिया है। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो कौन था? अकबर ने समाप्त किया था। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा कर और 64 में जजिया कर। तो 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया, 63 में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अकबर ने इसको बाल विवाह और सती प्रथा रोकने के प्रयास किए थे, वो प्रभावी हुए नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया है ये। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपरोक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जा सकता है। अगला है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1576 में। 1572 ईस्वी में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो बी, अकबर के समय में। दिसंबर 1599 लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की गईं। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी था। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अब्दुल कादिर दिया है, ख्वाजा अबुल फजल और अकबर। तो आईन अकबरी किसकी रचना है? डी ऑप्शन दे रहा है। आईन अकबरी अकबर के नौरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत दिया गया है। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ ने बनवाया था। ये जो अकबरनामा है अबुल फजल की रचना
ये कितने 3 भागों में बटी है, ठीक है। इसका यूपी में और भी भयंकर क्वेश्चन पूछा था, इसमें तो खाली नाम ही पूछा है। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने? नूरजहाँ ने बनवाया था। तो एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने 1622 से 1628 ईस्वी के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रादुरा यानी कि संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावट शैली का प्रयोग किया गया। तो पित्रादुरा जो शैली है इसी में प्रयोग की गई है एतमादुद्दौला के मकबरे में। फिर क्या है? प्राचीनकारी यानी कि पित्रादुरा निम्न से किससे संबंधित है? तो ए वाला ऑप्शन है। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। पच्चीकारी यानी कि प्राचीनकारी पित्रादुरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पित्रादुरा नामक जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। निर्माण इसने जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ ने करवाया था। मध्यकाल में बटाई शब्द का प्रयोग है, तो इसी लगान निर्धारण का तरीका था। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति से था जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियाँ अपनाई: नस्ख या मुक्ताई अथवा कनकूत, नकदी अथवा जब्ती तथा गल्ला बख्शी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी: खेत बटाई, लंक बटाई और राज बटाई। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो हुमायूं ने बनवाए थे। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग्स ड्यूरिंग अकबर रीजन्स के अनुसार तस्वीर खाना बनाया था, तो जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर में इसका बी ऑप्शन माना है, अकबर को माना है। दस्तान अमीर हमजा जो है इसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दस्तान अमीर हमजा है, यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देख रेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र भी हैं। सभी चित्र 27 गुणे 20 आकार के वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियो एक तरफ चिपकाए गए हुए हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो बी अकबर के साथ में हुआ है। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की: व्यक्ति विशेष का चित्रण, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग यह कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे, तो अकबर के शासनकाल में थे। दसवंत और बसावन अकबरकालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था कि काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं: दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा सांवल और हरिवंश। ये सारे चित्रकारों के नाम दिए गए हैं किसमें? तो अबुल फजल ने जो आईने अकबरी है उसमें गिनाए हैं। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारूढ़ का चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजु के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया था। इस प्रकार जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता। तो मुगल चित्रकला का जो स्वर्ण युग कब है? तो जहांगीर के काल को कहा जाता है। ठीक है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये डी ऑप्शन अकबर की। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल या जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। अगला है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया है? तो कौन है ये?
सी है विलियम फिंच हैं। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद में स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान का डी ऑप्शन है जैनुल आबदीन था। सुल्तान जैनुल आबदीन अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वेद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। दोहसपा एवं सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर के समय में हुई थी। दोहसपा एवं सिंहस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दोहसपा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंहस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। देखो ये दोहसपा और सिंहस्पा मनसबदारी जो प्रथा थी मुगलों ने मंगोल से ली थी, तो ये चीज़ तो हो गई। दूसरी चीज़ कह रहा है कि इसमें कहा है मनसबदारी को अधिक सेना रखना पड़ता है। जो मनसबदार होते थे इसमें उनका जो मनसब होता था उसको बढ़ाए बिना उनको सेना ज़्यादा रखनी पड़ती थी। ये व्यवस्था इसने शुरू की थी जहांगीर ने। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार था। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, किसने कराया था? तो अकबर दिया है, नूरजहाँ है अगला, जहांगीर तो शाहजहाँ ने कराया था। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहाँ ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नए नगर की स्थापना की 1638 ईस्वी में की तथा वहाँ अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा है। तो ये लाहौरी दरवाज़ा यानी कि पश्चिमी द्वार का नाम है और जो दक्षिणी द्वार है उसका नाम दिल्ली दरवाज़ा है। यहाँ सुंदरता तथा शोभा में अनोखा और तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव इन्होंने कहा है शाहजहाँ के शासनकाल को। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहाँ का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। जो J.N. सरकार और V.A. स्मिथ शाहजहाँ के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। सर R.S. शर्मा ने शाहजहाँ के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। भी सही है, यानी कि लेकिन इसमें कहा गया इसको कला यानी कि स्थापत्य कला के रूप में शाहजहाँ के स्वर्णकाल को मतलब माना जाना चाहिए। पूरे चाहे वो चित्रकारी हो या अन्य चीज़ें हों उनमें नहीं ज़्यादा इनका ज़्यादा उपलब्धि है। ठीक है। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था? तो बी दारुल इस्लाम। मतलब औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार धारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों यानी कि दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाए। इसी वजह से इसको ज़्यादा धार्मिक रूप से कट्टर कहा जाता है, तो इसकी नीतियाँ जो और सोच की वजह से। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो डी ऑप्शन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ये पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो सी लोक आचरण अधिकारी होता था। देखो जो गुरु गोविंद सिंह हैं इनका जन्म पटना में हुआ है और जो मृत्यु इनकी हुई कहाँ? नांदेड़ महाराष्ट्र, दोनों ही पंजाब से बाहर हैं। तो ये क्वेश्चन इनसे पूछा भी गया है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो ये लोक आचरण का अधिकारी होता था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना तथा प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया और उसका नया नाम शैतानपुरी रखा गया। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि होती थी उसको मदद ए मास कहा जाता था।
मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप में रहती थी। फिर मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? तो ये बी ऑप्शन मोहम्मद शाह जो रंगीला था, ये बैठा था लास्ट में। शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हज़ार अशरफियाँ, 1 करोड़ रुपये का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताऊस सिंहासन भी ले गया था। तो ये युद्ध सच बात तो है कि नादिर शाह बिना लड़े ही जीत गया था, ऐसा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो बी ऑप्शन है, शाह आलम द्वितीय को नहीं होने दिया था। तो शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक का था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से ही वह दिल्ली पहुँच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया। अब ये आधुनिक काल का बिहार, यानी कि बिहार में जो प्री पेपर में आधुनिक काल से जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे शुरू हो जाएंगे। तो अभी हम कर ये रहे हैं कि जो बीपीएससी प्री हुआ है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनको देख रहे हैं। इसको जैसे ही हम ख़त्म कर लेंगे उसके बाद में, यानी कि 30 तारीख से पहले पहले आपके जितने भी बिहार में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, वो चाहे बीपीएससी हो, बीएसएससी हो या अदर तरीके के हुए, वो सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। तो उससे रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो आते हैं, दूसरी चीज़ है कि एक तरीके से आपका पूरा जीएस क्वेश्चन फॉर्मेट में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर्मेट में तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बने रहिए साथ में, बाकी फीडबैक भी देते रहिएगा। और 30 तारीख अभी टाइम कम ही है, हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।